मेरी एज इस वक़्त 44 है, कुछ अरसे बाद 45 का होऊँगा मैं, लेकिन इस वीडियो को मैं ट्राई करूँगा कि अपनी बर्थडे से पहले ही अपलोड कर दूँ। इस वीडियो को एज़ न्यू ईयर वीडियो भी कह सकते हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि हम में हमारा एक सपोर्ट ग्रुप है यूट्यूब का, जिसके अंदर हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर किसी को जीसीसी कंट्रीज़ में रिटायर होना है तो उसको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो बहुत ईज़ी वे था रिटायर होने का, और उसके अंदर बहुत आराम से हम पेपर के ऊपर ये डिसाइड कर सकते थे कि अगर किसी की अच्छी जॉब चल रही है, तो वो बहुत आराम से रिटायर भी हो सकता है, अपनी रिटायरमेंट को फंड भी कर सकता है, यहाँ पर गोल्डन वीज़ा भी मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमें ये नहीं पता कि हम 25 की एज में किस माइंडसेट में थे। 26 की एज में, 27, 30 की एज में किस माइंडसेट में थे। क्योंकि कभी-कभी लोग देर से आते हैं, और देर से आते ही यहाँ पर ब्लिंक नज़र आती हैं दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर, पैसों की ईज़ी एक्सेस हो जाती है। उसकी वजह से लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ख़ैर, ये वीडियो रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंस तो है ही, लेकिन इसमें और कुछ चीज़ें ऐसी इंक्लूड की हैं मैंने, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से कंटेंट भी बना रहा हूँ और लोगों के साथ मिलता भी हूँ, और लोग न नया पर्सपेक्टिव मिला है अपार्ट फ्रॉम ऑफ़िस क्यूबिकल। तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, जो मैंने देखी भी थी अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर, और फिर उसके बाद जब मैं इस डोमेन के अंदर आया हूँ, तो इसके अंदर फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस टू योर ओन लाइफ़, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं, टॉप 14 उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उससे पहले, अगर ये आप वीडियो उस वक़्त देख रहे हैं जब मेरा कोहोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने कोहोर्ट भी एक कर दिया है, और अब मैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि आपकी कोई कोर्सेज़ हैं तो हमें बताएँ। तो कोर्सेज़ मेरे बिल्कुल स्टार्ट हो रहे हैं, और मैं उनके ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूँगा, लेकिन अभी एक रीसेंट कोहोर्ट मैंने जीसीसी एक्सपर्ट्स के लिए स्टार्ट किया है, जो कि लाइव कोहोर्ट होगा 2 वीक्स का। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो उससे पहले आएगी, बाद में आएगी। इन एनी केस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर ये वीडियो उसके बाद आती है, तो आप उसके अंदर उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर नहीं आती, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके उस कोहोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोनों केसेस के अंदर जो फीस होगी वो आपको नज़र आ जाएगी। लाइव कोहोर्ट का फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर आपको क्यू-एंड-ए का सेशन भी एक मिल जाएगा, तो आप आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो भी उसी टाइम पर हम बात करेंगे, और कम्युनिटी भी बिल्ट अप होगी। बाय द वे, मेरा एक न्यूज़लेटर भी है, मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, दोनों के लिंक्स मैंने डाले हुए हैं नीचे, आप उसको जाके देख सकते हैं। आई वुड लाइक के जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो ज़्यादा अभी स्टार्ट हुई है, तो ज़्यादा उसके अंदर इंटरेक्शन नहीं हुई हुई है, लेकिन 200-250 लोग उसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आई होप के, और उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उसमें पर्सनल फाइनेंस का अलग ग्रुप है, उसमें स्टॉक्स का अलग ग्रुप है, उसमें प्रोडक्टिविटी का अलग ग्रुप है, उसमें कंटेंट क्रिएशन का अलग ग्रुप है, उसके अंदर इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग ग्रुप है। तो इसमें मल्टीपल ग्रुप्स हैं उस कम्युनिटी के अंदर। तो आई वुड लाइक कि लोग उसके अंदर इंटरैक्ट करें, ताकि नॉलेज शेयर हो उसके अंदर। अब मैं अगर पॉइंट्स की तरफ आऊँ, तो पॉइंट्स के अंदर जो पहला पॉइंट है, आपको हम्बल होना चाहिए। यू हैव टू बी नाइस टू पीपल। इसी वजह से बहुत सारे लोगों की जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनका एटीट्यूड सही नहीं होता है। मैं कहता हूँ, आपका एटीट्यूड ही सब कुछ होता है, और जो बाकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो बाद में आती हैं। अगर आप किसी से मिलते वक़्त उससे पोलाइटली बात नहीं कर रहे, तो आपका सारा काम, सारा इमेज खराब हो जाता है, और आपकी आपके अंदर कितनी भी टेक्निकल स्किल्स हों, किसी और तरह की स्किल्स हों, वो सारी खत्म हो जाती हैं। आजकल एआई का ज़माना है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि एआई में जॉब्स चली जाएँगी, आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, आपकी जॉब नहीं जा सकती, आप जो भी काम कर रहे हैं वो चलता रहेगा, अगर आपके अंदर ह्यूमन स्किल्स हैं। ह्यूमन स्किल्स को इतना अंडररेट किया हुआ है आजकल लोगों ने, बात नहीं करते सही से, ऑफ़िस के अंदर जो अपने रिलेशंस हैं वो नहीं रखते। उस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ़ ऑफ़िस के अंदर, अपने पर्सनल रिलेशन, अपने दोस्तों के साथ रिलेशन। मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ आप टाइम गुज़ारें, क्योंकि टाइम बहुत कम है आजकल लोगों के पास, लोग लोग उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, लेकिन जब भी मिलें, आप उनको पोलाइटली बात करें। जो अगर आपको मना भी करना है, नो भी कहना है, तो पोलाइटली नो करें। मैं इस चीज़ पे फ़र्म बिलीव रखता हूँ कि नो कहना एक आर्ट है, और नो कहना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसको देखना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और बात कहूँगा कि मैं पॉडकास्ट जो स्टार्ट की थी, उसके अंदर मुझे एक बहुत जो मज़ेदार चीज़ लगी, वो ये कि मैं लोगों से बात करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, और शुरू में मुझे नहीं समझ में आता था कि कैसे मैं कन्वर्सेशंस करूँ, लेकिन बाद में मुझे, जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट की, लोगों ने कमेंट्स किए, तो मुझे समझ में आया कि यार, लिसनर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग पोलाइट, आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि आपको, रादर देन बिकमिंग अ कंज्यूमर, आपको प्रोड्यूसर बनना चाहिए, और वो हर चीज़ में आ जाता है, स्पेशली सोशल मीडिया के अंदर। आप फ़ुज़ूल में बैठकर 1 घंटा, 1.5 घंटा निकाल सकते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर रील्स देखते हुए। वही आप 1 घंटा, 1.5 घंटा
अपना कंटेंट क्रिएट करने में भी निकाल सकते हैं। और कंटेंट क्रिएशन के अंदर मैं तो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, टिकटॉक पे भी थोड़ा बहुत हूँ मैं, ट्विटर पे भी था मैं, अब उतना ज़्यादा नहीं हूँ। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर मुझे जितना फ़ायदा हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। यूट्यूब से मुझे ऑफ कोर्स लेवरेज मिला, लेकिन लिंक्डइन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अपने आप को लिंक्डइन के ऊपर लेकर आएँ, शो अप करें, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें वहाँ पर, और फिर उसके बाद उसको लेवरेज करके आपको इवेंचुअली एक पॉइंट मिलेगा कि आप उससे मोनेटाइज़ेशन भी हो सकती है और आपके कनेक्शंस भी बन सकते हैं, और फिर इवेंचुअली अगर आपको जॉब चाहिए, तो वो जॉब के अंदर भी आपको हेल्प करेगा। इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट की थी अपने एक फ्रेंड के साथ, तो उन्होंने भी यही कहा था लिंक्डइन के बारे में, कि प्रॉब्लम ये होती है लिंक्डइन के ऊपर जब लोग आते हैं, जब उनकी जॉब चली जाती है या जॉब सर्च करनी होती है। आपको वहाँ पर नेटवर्क बनाना है और उसके बाद जॉब सर्च करनी है। जॉब ऑटोमैटिकली आपको मिल जाएगी जब आपके नेटवर्क्स अच्छे हो जाएँगे, जब आपकी स्किल्स अच्छी हो जाएँगी। इस वक़्त इतनी ज़्यादा कमी है, लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इस वक़्त कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कंटेंट बना रहे हैं। स्पेसिफ़िक नीश है जिसके अंदर लोग कंटेंट नहीं बना रहे। मेरी अपनी नीश जो पर्सनल फाइनेंस की है, उसमें जीसीसी के अंदर कोई कंटेंट उस तरह से कंटेंट क्रिएटर नहीं है। जो आते हैं वो चले जाते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं रुकते। तो इसलिए हर डिफरेंट नीश के अंदर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, ये आपको फाइंड आउट एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो वो आप उसको ज़रूर देखें। और बल्कि मेरे जो वन ऑन वन सेशन होते हैं उसके अंदर से अब मुझे हैरत ये हो रही है कि अब वन ऑन वन सेशन के अंदर मुझको कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो कॉल्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं। अगेन उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो तीसरा पॉइंट है वो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ये है कि जो पहला पे चेक मिले, वहीं से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, और इन्वेस्टमेंट्स भी उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स जो हम करते हैं ना इंडिया पाकिस्तान के अंदर, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट्स, वो अपनी जगह पर होती हैं। मैं कभी भी डिनाई नहीं करता कि वो गलत इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन आपको लाज़मी ऐसी इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए जिसके अंदर कम से कम पैसे लग रहे हों और आपको लिक्विडेशन मैक्सिमम हो। मुझे खुद याद है, और मैं इसके बारे में मल्टीपल टाइम्स बात भी कर चुका हूँ, कि जो मैंने पहली इन्वेस्टमेंट की थी अपनी, वो मैंने एक प्रॉपर्टी में की थी, प्लॉट में की थी, और वो आज तक मुझे नहीं मिला। जिस वक़्त वो की थी 9 लाख 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी। आज 14 साल गुज़र चुके हैं, वो सारे पैसे दिए हुए, लेकिन मुझे अभी तक वो प्रॉपर्टी नहीं मिली है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में ना जाएँ जो इस तरह के मसलों में क्रिएट कर दें आपको। स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें टेम्परामेंट नहीं होता लोगों का। इसीलिए मैं कहता हूँ सबको बहुत थोड़ी अमाउंट से, जब पहला चेक मिले, तो पहला जो सैलरी मिले उससे आप स्टार्ट कर दें, छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करना। इन एनी केस आप प्रॉपर्टी के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक बड़ी अमाउंट जाएगी। आप पहली पे चेक से नहीं कर सकते। तो अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो पहले आप इमरजेंसी फंड बिल्टअप करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। जो लोग यूएई आते हैं, यूएई के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ, सरवा है, बराका है। इन सारी जो ऐप्स हैं उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शुरू में रेफरल बोनस मिलेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, तो आपको एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मिलती है। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50 अप टू $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लेकिन जहाँ भी करें, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सर्वा के, बराका के। बहुत सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उनको लगता है कि बहुत सारे पैसे आ गए, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा है। लेकिन ये टाइम इतनी जल्दी गुज़रता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगेन मैंने शुरू में जो बात की थी कि हम जो व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कर रहे थे अपने यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के, उसके अंदर हमने यही कहा था कि जो शुरू में जो गलतियाँ होती हैं वो इसी तरह की गलतियाँ होती हैं। एक तो एक गलती ये होती है ना कि आपने पैसे जमा ही नहीं किए और आपने सारे पैसे खर्च कर दिए। दूसरी गलती ये होती है कि गलत तरीके से इन्वेस्ट किया। आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके नहीं पता थे और कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए था, कौन सी लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स थी, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। आपने वो पैसे लगा दिए जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के थे, और उसके बाद वो पैसे फँस गए, और जब आपको निकाले आपने तो उसमें नुकसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जब शुरू में इन्वेस्ट करेंगे ना थोड़ी अमाउंट से, तो पता चलेगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट क्लास किस टाइम के लिए और कब के लिए है। इसके अलावा आप एक और चीज़ शुरू करें, साइड हसल्स पे काम करना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन साइड हसल्स पे काम स्टार्ट करें। सेकंड इनकम पे काम स्टार्ट करें, वो चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो आपकी दूसरी तरह से इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आ रही हो, डिविडेंड्स में स्टॉक्स के थ्रू आ रही हो, या रेंटल प्रॉपर्टी। ये साइड इनकम पे लाज़मी काम करना है। एक इनकम, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, वीपीज़ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। दुबई की बात करें 50, 60, 70 हज़ार दिरहम सैलरी होती है, लेकिन एक इनकम होती है। वो एक इनकम इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो ज़रा-सी भी उसमें प्रॉब्लम आएगी, आप वहाँ पर हिल जाएँगे। कितनी भी बड़ी पोज़ीशन हो, आप हिल जाएँगे उसके अंदर। सो अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर आपको लाज़मी काम करना है। अच्छा, इसके बाद आपको नंबर 4th पॉइंट है कि क्विक डिसीज़न मेकर होना है। आपको मैंने ये देखा है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू और वैसे भी आप मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत जल्दी-जल्दी काम करें, उसमें गलत काम करें। मैं ये कहता हूँ कि आप जल्दी से काम करें ताकि आपको उस गलती से जल्दी सीखें,
जल्दी खड़े हों उसके बाद और उसके बाद कंटिन्यू करें। जल्दी काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बी अ क्विक डिसीजन मेकर। जो डिसीजन लेना है उसको कॉन्टेम्पलेट ना करते रहें, उसके ऊपर सो ना जाएँ। डोंट जस्ट स्लीप ऑन समथिंग कि आपको जिस पे डिसीजन लेना है। आपको उसमें क्विक डिसीजन लेकर आगे जल्दी से काम करना है और उसके बाद जो डिसीजन का रिज़ल्ट आता है, चाहे वो गलत हो, चाहे सही हो, वो उसके बाद आप उसकी वो अगर वो गलत होगा तो आप उसमें लर्निंग लेंगे और अगर वो सही होगा तो उसमें आपको फ़ायदा होगा और उसमें भी लर्निंग होगी। तो हर चीज़ को लर्निंग के पर्सपेक्टिव से लें और क्विकली काम करें और उसके बाद जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ तो इसके अंदर जब भी मैंने लोगों से बात की है अपनी प्राइवेट कॉल्स के अंदर, वो यही कहते हैं कि यार हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत सारे लोगों से वैसे भी जब मैं मिलता हूँ तो वो ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से स्टार्ट करें। मैं अभी ये प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अभी ये प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अभी कैमरा सोच रहा हूँ कौन-सा लूँ। मैं कहता हूँ भाई आप स्टार्ट कर दें। आप कैमरा फ़ोन का कैमरा लें वहीं से स्टार्ट कर दें। आप माइक का भी ना सोचें, आप वीडियो अपलोड कर दें। जब ये प्रोसेस करेंगे ना आपको पता चलेगा कि इसमें कहाँ-कहाँ पर और रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं। वो रोड ब्लॉक्स नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करें, फिर इम्प्रूव करें। हर दफ़ा इम्प्रूव करते रहें और इवेंचुअली आपका काम अच्छा होगा। ये सिर्फ़ कंटेंट क्रिएशन में नहीं, किसी भी डोमेन के अंदर ये चीज़ वैलिड है। नंबर 5th पॉइंट पे है, ये बहुत क्लीशेड एक फ्रेज़ है, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, लेकिन ये एक्चुअली सही है। वर्क हार्ड करना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क हार्ड जब आप करेंगे ना, उसके अंदर आपको जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, एक दफ़ा उसको पूरी तरह से मैं कर लूँ, उसके अंदर हाथ गंदे करने वाली बात होती है ना, वो आप कर लें। लेकिन उसके बाद जब भी दोबारा वो काम करें, तो उसमें सोचें कि कहाँ-कहाँ चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं, ऑफ़िस के अंदर एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं, जो अगेन ये कंटेंट क्रिएटर बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर ये मैं बता रहा हूँ, आजकल एआई का ज़माना है। लेकिन जब तक आपने अपने हाथ गंदे नहीं किए होंगे तो आपको नहीं प आप एप्रिशिएट नहीं कर पाएँगे कि एआई किस लेवल पे काम कर रही है। आपको कोई आपका कोलीग लेट्स से एक्सेल शीट के अंदर आपको कोई मैक्रो बना के दे दे, आप एप्रिशिएट नहीं कर पाएँगे जब तक आपने उसको लॉन्ग वे में काम ना किया हो। तो इसलिए हर चीज़ का आपको आप करें वर्क हार्ड लेकिन उसके बाद उसको इम्प्रूव करना शुरू करें और स्मार्टली काम करना शुरू करें, टाइम बचाना शुरू करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। हर बंदे से आप जब भी मिलें उसके अंदर सोचें कि वो बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। चाहे गलत सिखाए, चाहे अच्छी बात सिखाए, लेकिन वो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। गलत सिखाता है, तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट टाइम इस बंदे से किस तरह से मिलना है या इस बंदे से मिलना भी है कि नहीं मिलना है और या उसने जो बात गलत सिखाई है, अगले बंदों पे कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। अच्छी बात सीख ली तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ट्राई करें कि अच्छे आप लर्नर हों, अच्छे लिसनर हों। तो ये मेरे ख़्याल से एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेट है। मैंने इवन अच्छी एज के लोगों को भी देखा है कि वो बहुत ज़्यादा लिसन करते हैं और अच्छी तरह से सुनते हैं और उसके बाद बात करते हैं। रादर देन जस्ट अपनी बात कहें और उसके बाद दूसरों की ना सुनें या सुनें तो बहुत देर हो चुकी हो। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि बी गुड लिसनर और उसके बाद जो भी आप जिससे भी मिल रहे हो वो ट्राई करें कि कुछ ना कुछ लर्न करें। नंबर 7th पॉइंट है रिजेक्शंस को सीरियसली पर्सनली ना लें। सीरियसली तो लें, पर्सनली ना लें। क्योंकि बहुत सारे टाइम पर होता है, मैंने इससे पहले एक लिंक्डइन के ऊपर एग्ज़ाम्पल दी थी कि इस महीने में ओह सॉरी दिन में पता नहीं 86,000 सेकंड्स होते हैं आई थिंक और उसके अंदर आपके कुछ सेकंड्स अगर कोई ख़राब कर दे, तो आप क्या वो पूरा दिन आपका ख़राब हो जाएगा? उसकी एनालॉजी ऐसी थी कि अगर आपके पास $86,000 होंगे और आपके कोई $100 लेके भाग जाएगा, तो क्या आप वो $86,000 को छोड़ देंगे? उनको फेंक देंगे। तो किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पर्सनली ना लें और रिजेक्शंस को तो ख़ास तौर पे पर्सनली ना लें और इसके अंदर चाहे वो जॉब हो, चाहे आपकी पर्सनल रिलेशंस हों, अगर रिलेशनशिप्स में या जॉब के अंदर कोई रिजेक्शंस आ रही हैं, तो उसको आप पॉज़िटिवली लें और देखें कि आपने क्या गलती की है और आप उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। जॉब्स के अंदर हो सकता है कि आप उसको सही करें, रिलेशनशिप्स के अंदर एक थोड़ा-सा डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है, लेकिन जो मैंने देखा है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो वही लोग होते हैं जो ज़्यादा अपने दिल पे चीज़ें नहीं लेते और आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ता है बंदा तो ऑटोमैटिकली अपने लेसन्स लर्न करके आगे बढ़ता है और रिपीट नहीं करता गलत चीज़ें जो या गलत डिसीजंस या गलत लोगों को जज करना जिस तरह से उसने पहले किया होता है, वो रिपीट नहीं करता है। तो लर्निंग का प्रोसेस हर वक़्त रखें अपना। नंबर 8 पॉइंट पर जो फ्लैशी कार्स हैं या लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन है, उससे कभी भी ना खुद किसी से इम्प्रेस हों, ना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे यूएई जैसे मुल्क में
आप आज लेट्स से होंडा सिविक लेके आएँगे, कल किसी के पास होंडा अकॉर्ड होगी, परसों किसी के पास लैंड क्रूज़र होगी, उसके बाद किसी के पास रेंज रोवर होगी, उसके पास किसी किसी के पास फ़ेरारी होगी। तो ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। इस पे मुझे अपने फ्रेंड बहरोज़ की बात याद आ जाती है कि जिसमें उसने कहा था कि उसने निसान पेट्रोल ली थी और उसकी पूरी स्टोरी थी, वो पॉडकास्ट के अंदर अलग से हमने बात किया था उसके अंदर। लेकिन उसमें जो पॉइंट ये था कि उसने जिस टाइम पे वो गाड़ी ली थी, वो सिर्फ़ अपने बॉस की वजह से ली थी कि उसने वो गाड़ी ली है, तो मैं भी ये गाड़ी लूँगा और उसने अपने आप को ये बर्थडे का गिफ्ट दिया, तो मैं भी मेरी बर्थडे आ रही है, मैं भी अपने आप को ये बर्थडे का गिफ्ट दूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेकार की चीज़ें होती हैं। अच्छी गाड़ियाँ अगर आपको पसंद है, अगर किसी को कोई चीज़ पसंद है फ़र्ज़ करें मुझको पसंद है लेट्स से कि समझ में आता है मुझको कि अच्छा लैपटॉप किस तरह से चलता है, मुझे उसकी यूटिलिटी समझ में आती है, तो मैं अच्छा लैपटॉप लूँगा, उसकी यूटिलिटी यूज़ करूँगा मैं। गाड़ी अगर मुझे समझ में आता है तो मैं शायद ले लूँ अगर मेरा शौक है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मेरा ये शौक है, मेरा एक ही तो शौक है वो मेरी शौक गाड़ी है। लेकिन लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये जो वन्स आप इस तरह की डिसीज़न में जाते हैं तो ये आपकी लाइफ़स्टाइल में क्रीप होना शुरू हो जाती हैं ये चीज़ें। तो और ख़ास तौर पे जब शुरू में टाइम होता है, वो आपको डाउन द लाइन 5 साल, 10 साल बाद जाके आपको लगेगा कि ये बेकार चीज़ थी जो मैंने की थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ टाइम दें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को देखें इंस्टेड ऑफ ये जो लाइफ़स्टाइल के अंदर चीज़ें होती हैं, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया। जो गाड़ी बाय द वे खरीदें, उसमें कोई मसला नहीं है। उसका भी एक फ़ॉर्मूला है, मैंने उसके ऊपर भी बात की हुई है, उसके ऊपर पूरी मैंने एक वीडियो बनाई है। उसको अगर आप वो जो उसका फ़ॉर्मूला है 24-10 का, उसके थ्रू आप गाड़ी लेते हैं वेल एंड गुड। और मैं कहता हूँ आपको जो करना है करें, मैं तो कोई भी नहीं होता कुछ कहने के लिए, लेकिन ये आपके अपने बेहतरी के लिए है कि अगर आप 24-10 के रूल के थ्रू जो चीज़ ले रहे हैं, अगर आप उसको नहीं ऑनर कर पा रहे, तो इसका मतलब है ये ग्लोबल एक रूल है जो सेट हुआ है और कुछ सोच के हुआ है और जो मैं समझता हूँ कि वाक़ई एक अच्छा रूल है। उस पे अगर अगर आपको देखनी है तो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उस रूल पे नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे गाड़ी लेते वक़्त, तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा था ना कि मेरा एक दोस्त है, एक एक इससे पहले एक वीडियो की थी मैंने Q&A की, उसके अंदर बात हुई थी कि मेरे एक दोस्त थे ऑफ़िस के अंदर, उन्होंने मुझे आके बोला एक दिन कि यार आपकी वीडियोज़ बैन हो गई हैं हमारे घर में। मैंने कहा क्यों खैरियत? यार वो आपने वो वीडियो जो वीडियो बनाई थी ना गाड़ी के बारे में जो कैलकुलेशन बताई थी, वो मेरी वाइफ़ ने देखी और उसने बोला कि नहीं आप इनको नहीं देखेंगे क्योंकि फिर आप गाड़ी नहीं लेंगे। तो पॉइंट यही है कि यार आप आँखें बंद कर लेंगे अपनी जो ऑस्ट्रिच की तरह मुझे नहीं पता वो ऑस्ट्रिच बेचारा करता है कि नहीं करता है, लेकिन ऑस्ट्रिच की तरह अपना सैंड में जो मुँह डाल के बैठ जाएँगे और कहेंगे कि यार नहीं हमें अभी तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना और बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो हम ले लेंगे हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो फ़ॉर्मूला किसी वजह से बना था और आई वोंट से कि वो फ़ॉर्मूला आप यूज़ करें, लेकिन आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको गाड़ी चाहिए, नहीं चाहिए, सेकंड हैंड चाहिए, नहीं चाहिए, 0 मीटर चाहिए या बिल्कुल भी आप एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएँ उसके अंदर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दिस इज़ क्रीपिंग इनटू लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन। अगली बात करें तो जो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग है और अपनी जो रेपुटेशन है, उसको प्रायोरिटाइज़ करना है। नंबर 9th पॉइंट है, जिसके अंदर आपको हर सूरत में अपनी इंटीग्रिटी पे रहना है। चाहे वो आपका ऑफ़िस हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपकी घर में हो, दोस्तों के साथ हो, अपनी इंटीग्रिटी अपने रिलेशनशिप्स के साथ, अपने ऑफ़िस के अंदर पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें। अपने आप को डिमोनाइज़ ना करें। जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे मेक श्योर कि ये चीज़ आप जो पोस्ट कर रहे हैं ये बाद में आपके बच्चे भी देखेंगे और आप खुद भी जब भी आपको कोई अगली जॉब देता है तो आजकल सोशल मीडिया स्कैन हो रहा होता है। अगेन बहुत लंबी बात चली जाएगी लेकिन अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, लिंक्डइन पे काम करें, ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो ऑटोमैटिकली आप एक अच्छे इंसान बनेंगे क्योंकि आप एक पॉज़िटिव मैसेज देंगे अपने सराउंडिंग में, अपनी सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा एक जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और जो बिल्ट इन भी होती है कुछ लोगों में लेकिन डेवलप हो सकती है, वो है बीइंग अ स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलिंग इतनी अंडररेटेड स्किल है, ना स्कूल्स में समझाई जाती है, ना बच्चों को वैसे बताया जाता है। ठीक है, बच्चों को आप ये ना बताएँ कि आप किस चीज़ पे काम करें, लेकिन उनसे ज़रा समझें कि वो अपनी बात को समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे। इसी तरह से जो यंग लोग हैं, जो अपनी 25 20s की एज में हैं, उनको भी नहीं पता कि ये एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है, जिसके अंदर स्टोरी टेलिंग सिर्फ़ ये नहीं है कि आप अपनी बात को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स के अंदर भी एक स्टोरी बता रहे होते हैं। उसको किस तरह से लेके चलना है, क्या फ्लो होना चाहिए डेटा का, जो कि आपको एक प्रॉपर एंडिंग पर लेकर जाए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और जो भी आप समझा रहे हैं वो एक इस लेवल पे आके समझाएँ जो एक 6 ग्रेडर को भी आप समझा दें ना, तो वो चीज़ आप एक्चुअली उस तरह से प्रेज़ेंट करें किसी चीज़ को। स्टोरी टेलिंग इस चीज़ को कहते हैं। मेरी स्टोरी टेलिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं है।
मैं उस पे काम कर रहा हूँ। आई हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दैट। इसलिए और ये मैं 44 की एज में बात कर रहा हूँ और जो लोग 25 की एज में ये चीज़ समझ जाते हैं, उनके पास पूरी दुनिया खुल जाती है क्योंकि उसके बाद आपकी जॉब का क्यूबिकल नहीं रहता सिर्फ़, उसके बाद पूरी दुनिया है आपके लिए, आप उसमें बात कर सकते हैं। अगेन सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप सोशल मीडिया पे आएँगे तो ऑटोमैटिकली आपकी स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव होना शुरू होगी क्योंकि आप डिलीवर करना शुरू करेंगे अपनी बात को। जब डिलीवर करना शुरू करेंगे कैमरे के अंदर, तो वो ऑटोमैटिकली आप उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएँगे। और जब दूसरों से बात करेंगे तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। आप पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी लोगों से बात करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। स्टोरी टेलिंग के थ्रू लोग अपना जो पूरा बिज़नेस है, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उसको एनहांस कर रहे होते हैं। आप देख लें आजकल के जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। चाहे वो आप इवन इस्लामिक स्कॉलर्स को ले लें, चाहे वो किसी भी रिलिजन से ताल्लुक़ रखते हों, अगर उनका वे ऑफ डिलीवरी अच्छा है तो लोग ऑटोमैटिकली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो स्टोरी टेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पे काम करना चाहिए जो कि किसी तरह की भी टेक्निकल स्किल नहीं है, लेकिन और बहुत आसान है उसको इम्प्रूव करना जस्ट थ्रू स्टडिंग थोड़ा-सा और उसके बाद आप उसके अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। चीज़ों को समझें कि शुरू से लेके एंड तक कैसे उसको लेके जाना है। अगेन आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ दिस ग्रेट ट्रेट ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसके बाद आता है टैकलिंग टफ टास्क इन द मॉर्निंग यानी कि इसको ईट द फ्रॉग भी कहते हैं कि आप जो है ना, जो सबसे ख़राब काम है उसको सबसे पहले कर लें। हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। हमें ऑफ़िस के अंदर भी करते हैं, डेली लाइफ़ में भी करते हैं, घर के कामों में भी करते हैं। लेकिन अगर आपने ये चीज़ समझ ली, सीख ली कि किस तरह से जो सबसे मुश्किल काम है, लेट्स से आपको पता है कि दिन में आपको 4 काम करने हैं, उसमें से चौथा काम बहुत मुश्किल है। आप पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट 3 जो आसान काम है वो कर लेते हैं, चौथे काम को आखिर के लिए छोड़ते हैं। मैं कहता हूँ आप पहले टारगेट कर लें जो मुश्किल काम है। अच्छा, ये रोज़ाना नहीं होता क्योंकि रोज़ाना कभी-कभी आप जो 4th का जो मुश्किल काम है उसके लिए मल्टीपल और चीज़ें शायद करनी पड़ें। लेकिन अगर आपको पता है आपके पास सारे इंग्रीडिएंट्स मौजूद हैं मुश्किल काम को करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ़ अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की वज़ह से उस काम को नहीं कर रहे, तो फिर उस टाइम पर मैं कहूँगा कि आप सबसे मुश्किल काम को पहले टारगेट करें। जैसे ही वो ख़त्म होगा आपको एक रिलीफ़ मिलेगा और आप फिर मुश्किल जो बाकी के काम हैं आसान, वो आसान लगने लगेंगे और वो जल्दी कर लेंगे। सो मेक श्योर कि अपना ये चाहे उसको न्यू ईयर्स की जो अपना आप रेज़ोल्यूशन है वो कह लें, जो मुश्किल काम हैं उनको पहले टारगेट करें, बाकी आसान काम होते रहेंगे। ऑफ़ कोर्स प्रायोरिटाइज़ेशन होती है, लेकिन अगर प्रायोरिटाइज़ेशन करने में मुश्किल काम ऊपर आ रहा है तो लाज़मी उसको करें। इसके बाद वाला पॉइंट नंबर 12th पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ अबाउट चूज़िंग योर लाइफ़ पार्टनर क्योंकि जब लाइफ़ पार्टनर आप गलत चूज़ करेंगे तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है और पूरी फ़ैमिली की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ़ पार्टनर आपका ख़राब होगा, लेकिन आपकी मिसअलाइनमेंट अगर होगी जो भी आपकी लाइफ़ पार्टनर है उनके साथ, तो फिर एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट होता है। इसलिए इस चीज़ के अंदर, इस डिसीज़न के अंदर हेस्टीनेस ना लेकर आएँ, जो मैंने पहले कहा था ना कि आप डिसीज़न्स क्विक ले लें। तो इस डिसीज़न को मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा आराम से टाइम लेकर देखें और सारी चीज़ें समझें और उसके बाद डिसीज़न लें। कभी-कभी जो पोलराइज़ेशन होती है आपके और आपके लाइफ़ पार्टनर के दरमियान, जो कंट्रास्ट होता है, वो अच्छा होता है। लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ों के अंदर आपको एक गोल की तरफ देखना पड़ता है। तो गोल आपका एक होना चाहिए, तरीके शायद डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन गोल अगर एक नहीं होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर एक का गोल है कि भाई जितने पैसे आ रहे हैं उनको उसी महीने में खर्च करना है और दूसरे का गोल है ये नहीं यार, मुझे वेल्थ बिल्टअप करनी है, मुझे अपनी जॉब छोड़नी है, मुझे अपना कुछ करना है, कोई और काम करना है, मुझे ये जॉब समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर मेरे पास महीने में पैसे एंड में पैसे नहीं बचेंगे तो फिर मैं किस तरह से अपनी जॉब छोड़ने का इनिशिएटिव ले सकता हूँ। तो ये गोल कंप्लीटली डिफरेंट है। अब ये हो सकता है कि भई गोल हमारा ये है कि ठीक है, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। लेकिन एक कहता है नहीं, मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लेनी है और उनको रेंट पे चढ़ाऊँगा और उसके थ्रू मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होऊँगा। दूसरा कहता है कि नहीं, हमें सारे पैसे स्टॉक्स में डालने चाहिए और उसके थ्रू हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। तो गोल एक है, लेकिन तरीके 2 डिफरेंट हैं। अब उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उस पे बात हो सकती है, लेकिन अगर गोल ही इतना कंप्लीटली डिफरेंट होगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आप मिसमैनेज्ड हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर जो मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है या कोई ऐसी कमज़ोरी है जो आप जो जो सामने आपके आप चाहते हैं कि आपके स्पाउस में हो, फिर बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर ऑल्दो के 2 डिफरेंट तरीके के लोग होंगे, लेकिन एक-दूसरे को इम्प्रूव करने के लिए वो काम करेंगे। सो मेक श्योर कि जब आप लाइफ पार्टनर चूज़ करें तो उसमें इन चीज़ों का ख़्याल रखें। नंबर 13 पॉइंट पर है कि जो आपकी जो भी जर्नी है, आपको उसको एन्जॉय करना है। कंटेंट क्रिएशन के अंदर जो मेरी जर्नी है, मैं कोई मेरे पास एंड नहीं है इसके अंदर। मैं इस पूरी जर्नी को एन्जॉय कर रहा हूँ।
वेल्थ बिल्डिंग के अंदर मेरे पास कोई एंड नहीं है। मतलब नंबर्स हैं मेरे पास लेकिन उसमें कोई एंड नहीं है। एंड नहीं है का मतलब ये कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक टारगेट है कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी है। अब उस जॉब छोड़ने के लिए मेरे पास बहुत सारे हर्डल्स आएँगे, बहुत सारे मेरे पास गोल्स आएँगे जो कि मुझे अचीव करने हैं। लेकिन इवेंचुअली मेरा एक ही गोल है कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ यही सोचता रहूँगा पूरा टाइम, अगले पिछले 4 साल से मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और उससे पहले से मेरा ये गोल है। 4 साल से अगर मैं यही सोच रहा होता कि मुझे जॉब छोड़नी है, तो मैं उस उस सोच के ऊपर ही पड़ा रहता और कभी भी मैं इस पूरे जर्नी को एन्जॉय नहीं करता जिसमें मैं वेल्थ बिल्ड कर रहा हूँ। तो वेल्थ बिल्डिंग या लेट्स से कंटेंट क्रिएशन या किसी और चीज़ के अंदर जो भी आपका गोल है, वो गोल अपनी जगह पर है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को अगर आप एन्जॉय नहीं करेंगे, तो आप इसके अंदर हार जाएँगे। आप इसमें टायर्ड हो जाएँगे, इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। सो यू हैव टू एन्जॉय व्हाटएवर यू आर डूइंग, उस प्रोसेस को आपको एन्जॉय करना सीखना पड़ेगा। नंबर 14 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैंने खुद ये समझा है, सीखा है और उस पॉइंट ऑफ व्यू की बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ दुबई बहुत अच्छी जगह है। इसमें रहना बहुत अच्छा है, सब कुछ सेट है। लेकिन अगर आपने बाद में बहुत सारे लोगों को अभी उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि पासपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है। पासपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है ऑल्दो कि मैं ये कहता हूँ कि आप इतने पैसे कमा लें कि आपको फिर पासपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसे पॉइंट आते हैं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर पासपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अगर आपको लग रहा है आप 25, 26, 30 इयर्स के हैं, आपको सब कुछ सही चल रहा है, तो ये अभी आपने ज़िंदगी कुछ देखी नहीं है। अभी आपको अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल जब गुज़रेंगे तो पता चलेगा कि रियलिटीज़ क्या हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि पासपोर्ट ले लें, तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि ले लें। बहुत सारे लोगों के साथ मसले होते हैं कि बैक होम फैमिलीज़ होती हैं, जब वेस्ट में मूव करते हैं तो वो उनके खर्चे पूरे नहीं होते। या इस तरह के बहुत सारे मसले होते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स के पास रहना पड़ता है, अगर वो पाकिस्तान, इंडिया में है, तो आपको दुबई जैसी जगह पर अगर आप रह रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होता है, आना-जाना आसान होता है। वो सारे अपने जगह पर हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इन दैट केस आपको हर सूरत में कोई अपना सिस्टम बना लेना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा कोई पासपोर्ट ले लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन इसके अंदर पॉइंट्स ही इतने सारे थे कि उसके अंदर मुझे उसके अंदर लंबा इस वीडियो को करना ही था। मैं पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोज़ बनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी पे वीडियोज़ बनाता हूँ। एक ऐसी ही वीडियो एक पॉडकास्ट मैंने की थी फैसल के साथ। मेरे एक पुराने फ्रेंड थे जो सऊदीया में रहते हैं, वो आए हुए थे तो उनके साथ मैंने पॉडकास्ट की थी, कैसे वो वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं बीइंग इन सऊदी, किस तरह से वो रिटायर होना के प्लान कर रहे हैं जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो पॉडकास्ट की थी सेल्स से रिलेटेड। एक अच्छे फ्रेंड हैं हमारे तैयब हनीफ, उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट की थी क्योंकि वो सेल्स लीडर हैं, तो उनके साथ मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।